हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों के प्रति हमारा ऐसा ही अनुमान है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त भी होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे जो आर्थिक विकास का की मात्रा है या प्रति व्यक्ति जो एक रियल इनकम होता है जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, उसके आधार पर और विकास के पैमाने के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। उसी क्रम में हम पिछले क्लास में पिछड़ी अर्थव्यवस्था की बातों को आपके समक्ष रखा था और आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझाया था और आपको समझ में भी आया था। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है इस तरह का। तो आज हम लोग बात करते हैं एक दूसरी टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। तो देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमी एक सापेक्षिक धारणा है, आर्थिक गतिविधियों की वह धारणा जिसमें कुछ खास इंडिकेटर होता है, कुछ खास परिवर्तन होता है, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की जितनी भी क्षेत्र है, आर्थिक गतिविधियों का जितनी भी परिस्थितियां हैं, उसमें ग्रोथ की या डेवलपमेंट का नेचर होता है। अर्थात उसमें यह देखा जाता है कि कोई भी गतिविधियां चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का, उसमें ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। अर्थात पर कैपिटा इनकम है तो बढ़ रहा है, जीवन स्तर है तो बढ़ रहा है। तो उसी को लेकर के हमने आपको आज कुछ समझाने वाले हैं और वो समझ जो है वो आपको एक ऐसे स्तर को पहुंचाएगा जब आप की समझ जो है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए काफ़ी होगा। और उस पर आपको जो जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ बोर्ड वर्क भी किया है, आपको दिखाई दे रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 बातों को समझना है। पहली बात ये है कि डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है, दूसरी बात ये है उसका क्या लक्षण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने एक वर्ड बताया था कि यह रिस्पेक्टिव वर्ड है, अर्थात यह सापेक्षिक वर्ड है। विकासशील और विकसित के बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है। और अंडर डेवलपिंग अर्थात पिछड़ी अर्थव्यवस्था में प्रायः देखा जाता है कि आर्थिक गतिविधियों का वह अवस्था जिसमें उसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ का नेचर होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और जीडीपी में जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है उससे ये पता चलता है कि उसके गुणात्मक परिवर्तन में और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों बढ़ रहा है। अर्थात कह सकते हैं एक तरफ अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो दूसरी तरफ उसके जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रहा है। तो भाई ये 2 बातें हो जाती है। अगर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन में वृद्धि करना होगा। अर्थात राष्ट्रीय आय जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं होगी। और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय तो घट जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन में वृद्धि हो रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हमारा जीवन स्तर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो मैंने कुछ बातों को लिखा है, जैसे कि आपने लिखा है कि इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया लगातार प्रगति की ओर अग्रसर होती है, लगातार प्रगति की ओर अग्रसर होती है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, औद्योगिकरण और तकनीकी परिवर्तन जो है, परिस्थिति जो है, प्रगति, वो बेहतर और जीवन स्तर की ओर अग्रसर होगा। अर्थात बेहतर जीवन स्तर की ओर, जैसे एजुकेशन लेवल, स्वास्थ्य का इंडिकेटर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ में वृद्धि हो रहा है। लोगों के मतलब जीवन स्तर पर जो खर्च हो रहा है, जो खान पान पर है या जो संस्थागत खर्च जो है एक्सपेंडिचर में
में जो भोजन के अलावे भी बहुत सारे हैं, स्वास्थ्य है, फुटवेयर है, गारमेंट है, इन सभी क्षेत्रों में उसका बढ़ोतरी हो रहा है, तभी हम मानते हैं कि विकास हो रहा है। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में जीडीपी में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात जीडीपी का जो हम स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो प्रायः देखते हैं कि जीडीपी में 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र जिसमें प्रायः उद्योग, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक निर्माण उद्योग और एक निर्माण उद्योग होता है, और तीसरे भाग जो है तृतीय क्षेत्र, उस तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं को रखा जाता है। तो जहां तक विकासशील अर्थव्यवस्था का है तो वह विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की अपेक्षा उसमें कम होता है, पर कैपिटा कम होगा। लेकिन एक चीज देखा जाता है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से ज्यादा योगदान होता है, फिर भी वह विकसित देशों से कम ही होता है। तो ऐसा इंडिकेटर पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने और भी कुछ लिखा है, जैसे कि फलस्वरूप एक और जनसंख्या में वृद्धि होता है तो दूसरी तरफ जीवन स्तर में सुधार होता है, ये प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन और नेशनल इनकम को फोकस किया। जब तक प्रोडक्शन और नेशनल इनकम में बढ़ोतरी नहीं होगा तब तक देश के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है, इसके आधार पर इस डिफिनेशन को सबसे पहले बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया। जैसे भारत के नोबेल अवार्ड का जो विजेता थे कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, उसको नोबेल अवार्ड मिला अमर्त्य सेन को। उसी तरह से और भी अर्थशास्त्री थे, जैसे कि माल्थस ने इसको परिभाषित किया। उसी तरह से और भी कई अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्था के नेचर को समझाया था। इसमें कुछ खास लक्षण देखा जाता है उसी कॉन्सेप्ट पर, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है और बोर्ड पर आप देख सकते हैं। जब मैं आपको बता दूंगा ये सारा चीज तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यह मेंस पेपर में भी आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बनता भी है, मेंस पेपर में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक में इकोनॉमिक्स रखे हैं तो वहां पर भी इसको का बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो मैंने पहला पॉइंट में इसके लक्षण में लिखा जीवन निम्न प्रति व्यक्ति आय। देखिए यहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय जो होता है, एक अर्थव्यवस्था में एक प्रति व्यक्ति आय एक वैसा इंडिकेटर है जो विकास के रियलिटी को बताता है। पर कैपिटा इनकम पर जो जीवन चक्र होता है, अर्थात जो गरीबी का दुष्चक्र होता है, जो असंतुलित विकास का लेवल है, वो भी मापा जा सकता है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि उससे जो प्रभावपूर्ण मांग होता है वही डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर उसमें क्या होगा, ग्रोथ का होगा, उसमें वृद्धि होता है, उसमें वृद्धि होना, अर्थात लो पर कैपिटा इनकम है लेकिन लगातार उसमें वृद्धि होगा। दूसरा क्या है, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण होगा। यह औद्योगिकरण और नगरीकरण और भी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि तीसरी अर्थव्यवस्था पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, जैसे हम कोई कैपिटल लगाते हैं उसमें जो कैपिटल लगा है उससे उसका ज्यादा वृद्धि होगा। अर्थात अगर हम 1 लाख रुपया लगाए हैं तो अगले साल हमारा 1,10,000 रुपया उससे प्राप्ति होगा, अर्थात 1 लाख रुपया हमारा कैपिटल हुआ और उसमें जो 10,000 रुपया हुआ उसका कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर इंटरेस्ट मिला या उसका प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुआ। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ होगा, भले विकसित देशों की अपेक्षा कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। एक चौथी व्यवस्था है, इसमें क्या क्या है कि जीवन स्तर में लगातार सुधार होगा। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि होगा, जीवन स्तर में लगातार सुधार देखा जाता है, अर्थात हेल्थ केयर या एजुकेशन लेवल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब निवास स्थान, ये सब जो चीज है वह खाने पीने की अपेक्षा अन्य चीजों में वह ज्यादा खर्च करेगा। बहुत ऐसे सिद्धांत है जो इसको फॉलो करता है जीवन स्तर को बढ़ाने में। कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या कि पर कैपिटा इनकम चूंकि एवरेज इनकम होता है, लेकिन पर्सनल इनकम जो है वह व्यक्तिगत इनकम होता है, व्यक्तिगत आय होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आय ज्यादा होता है लेकिन उसका जीवन स्तर लो देखा जाता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति का अपेक्षाकृत पर कैपिटा इनकम या पर्सनल इनकम कम होता है, फिर भी उसका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने सारे
आमदनी को अर्थात इनकम को वह जीवन स्तर पर खर्च कर देता है मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से जीवन स्तर में लगातार सुधार होगा। आधारभूत अवसंरचना में सुधार होगा। आधारभूत अवसंरचना एक ऐसी अवसंरचना है अर्थात ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, संसाधन, उसके बाद जो सड़क परिवहन है, बैंकिंग सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सब का जो डेवलपिंग हो लेवल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आधार है वो अंडर डेवलपिंग होगा अर्थात विकसित देशों की अपेक्षा कम होगा। सड़क की अच्छी स्थिति नहीं होगी, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जो है, विद्यालय या कॉलेज, अपर एजुकेशन या लोअर एजुकेशन जो है वह बहुत ही डिप्रेशन की अवस्था में होगा। अच्छी मतलब शिक्षा का स्तर नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा लेकिन अपेक्षाकृत कम होगा। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे देश के विकास का पैमाना को मापा जाता है। तो यहाँ पर अंडर डेवलपिंग अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंडर डेवलपिंग होगा, लेकिन प्रति वर्ष उसमें सुधार देखा जाता है। उसके बाद आता है कि जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी होगा। ये बहुत बड़ा लक्षण है कि विकासशील अर्थव्यवस्था अगर देखा जाता है जहाँ है तो वहाँ पर चूंकि विकास कर रहा है, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन में वृद्धि हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, तो वहां पर जन्म दर तो बढ़ेगा ही, लेकिन मृत्यु दर चूंकि मरने वालों की संख्या में कमी होगी, क्योंकि हेल्थ केयर में भी सुधार होगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर होंगे, तो वहां पर मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी अर्थात संक्रमित बीमारी से तो मरना कम हो जाएगा, बाढ़ भूकंप पर नियंत्रण हो जाएगा। तो एक तरफ बर्थ रेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ डेथ रेट भी घटेगा। परिणाम क्या होगा? उसका अगला होगा जनसंख्या में तेजी से या विस्फोटक वृद्धि होगा अर्थात वहां पर बहुत तेजी से वृद्धि होगा, क्योंकि जन्म दर भी बढ़ रहा है और मृत्यु दर घट रहा है तो जनसंख्या में बढ़ना। तो विकासशील देशों का एक प्रमुख लक्षण है कि वहां की जनसंख्या का जो है बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। एक अगला है कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार, क्योंकि कृषि जो है उत्पादन का प्रमुख साधन है, वहां पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, ठीक है, निर्भर रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान हो। आगे चल करके हम जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का मतलब तुलना करेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को हम ढांचागत रूप में 3 वर्गों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा को डिफाइन करते हैं और आगे चल करके हम इसको और क्लियर करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ समझना ये है कि जीडीपी में जो योगदान होता है प्राथमिक क्षेत्रों की अपेक्षा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान होता है, फिर भी वह विकसित देशों से कम होता है। एक और है, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, संसाधनों का पूर्ण दोहन होगा। जितना संसाधन होगा वो सब का सब खर्च कर लेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ करना है। ये समस्या नहीं होगा या इसके बारे में वह सोचेगा नहीं कि कल की आवश्यकता को हमको पूरा करना है या नहीं, ठीक है ना, पूरा होगा कि नहीं। आज की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो सारे संसाधनों को खरीद लेगा अर्थात वह वेस्ट कर देगा। दूसरा है कच्चे माल का वह, चूंकि पूंजी का कमी होता है, पूंजी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन अपेक्षाकृत कम हो रहा है, तो पूंजी में कमी के कारण जो कच्चे माल है उसको वह क्या करेगा, निर्यात कर लेगा। उत्पादित वस्तुओं का वह आयात करना शुरू करेगा। और आपको पता है कि निर्यात अगर हम ज्यादा करेंगे तो पैसा तो ज्यादा आएगा, हमारा जीवन स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन हम आयात करेंगे तो वो पैसा हमारा आयात में चला जाएगा और हम जिस वस्तु से वंचित है वो हमारे पास वस्तु आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, निर्यात में उत्पादित माल का आयात होगा, ठीक है। निर्यात उत्पादित माल का करेंगे, ठीक है, जैसे निर्यात हम कच्चे माल का करेंगे और आयात जो है उत्पादित माल का करेंगे। एक और परंपरागत तकनीक का उपयोग करेंगे, ट्रेडिशनली होगा, ठीक है, क्योंकि संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन सारा संसाधन तो विदेश को हम निर्यात कर देते हैं, पैसा आ जाता है, तो पैसे के काल पे हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि उत्पादन हम फिर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन से बचने के लिए हम वस्तुओं का निर्यात कर लेते हैं। हमारा उत्पादन का जो पैमाना है वो तकनीकी परंपरा जो है वो ट्रेडिशनली है, तकनीकी रूप से वो हम परंपरागत संसाधनों का उपयोग करेंगे। एक और चीज होता है यहाँ पर पैमाने का जो है, यहाँ पर हमने लिखा है कि परंपरागत तकनीकी का उपयोग, उसके बाद क्या होगा, उत्पादन लागत जो है अत्यधिक हो जाएगा, क्योंकि परंपरागत तकनीकी के से हम अगर उत्पादन करेंगे तो वहां पर लागत ज्यादा हो जाएगा और लागत ज्यादा होगा तो उस स्थिति में जो विकसित देशों का जो पैमाना है उसकी अपेक्षा हम
पिछड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि छोटे पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर तो उत्पादन होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी की मात्रा में जो हमारा जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि तकनीकी जो अत्याधुनिक नहीं है, परंपरागत तकनीकी है। तो यहाँ पर उत्पादन का पैमाना बहुत ही छोटा है, और इसका मूल कारण है कि हमारा जो पैमाना छोटा है तो लागत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ जो श्रम प्रधान उद्योगों की प्राथमिकता होगी, जहाँ क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पर वैसे उद्योग लगाए जाएंगे जहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा हो, ठीक है। और तकनीकी की कमी के कारण ये सब गुण जो है ना, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में एक और भी बातें हैं कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विस्फोटक अवस्था में है। तो उन सारे जनसंख्या का इन्वॉल्वमेंट जो है वह ऐसे सेक्टरों पर होगा जो परंपरागत होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रयोग नहीं होगी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होगा, और वो क्षेत्र है कृषि। इस तरह से हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के निर्धारक तत्व जो है वह अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ अवस्था में होता है। पर कैपिटा इनकम कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है, औद्योगिकरण कम होगा, नगरीकरण नहीं होगा, और भी बहुत सारे साधन जो है विकसित देशों की अपेक्षा कम होगा। लेकिन इसमें सबसे मौलिक बातें जो है, इसमें ग्रोथ का नेचर होगा, इसमें प्रति वर्ष वह अग्रसर होगा उन्नति की ओर। ये प्रमुख लक्षण है। वर्तमान समय में भारत, चाइना के अलावा भी कुछ विकासशील देशों के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे नाइजीरिया है, ब्राजील है, ये सब जो है विकासशील देशों का प्रमुख उदाहरण है। तो आज के सेशन में हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। एक उदाहरण के तौर पर आप भारत को ले सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका की अपेक्षा पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन भारत में उसके अपेक्षा उसको पकड़ने में वह पूरी तरह से अग्रसर हो रहा है। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था का नेचर है कि पर कैपिटा इनकम जैसे जितने भी निर्धारक तत्व है उसमें अपेक्षाकृत कम लेवल होगा, कम मात्रा होगा, लेकिन उसमें नेचर क्या होगा, वह सापेक्षिक रूप से उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को में आपने बहुत ही आसान शब्दों में और व्यवहारिक रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके कुछ खास इंडिकेटर को समझा, और इसको मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मेंस में भी जो जीएस का पेपर है वो उसमें विकासशील अर्थव्यवस्था को भी क्वेश्चन पूछता है, और बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। वर्तमान उदाहरण और इस सारे इंडिकेटर को हम जब अगले क्लास में, अगले वीडियो में जब विकसित देशों और विकासशील देशों का आप कंपैरिजन करेंगे तब वहां पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारा वीडियो पूरी तरह से ओपन है, यूट्यूब पर उपलब्ध होता है, ठीक है, और भी साइट पर उपलब्ध होता है। आप कहीं से भी आप डाउनलोड करके या इसको जब चाहे मन देख सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट होता है कि आप इसको लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कर दें। ओके, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलते हैं अगले क्लास में, और वो हमारा क्लास का टॉपिक क्या होगा, विकसित देशों के कुछ खास इंडिकेटर। ओके, थैंक यू।